देखिए इनहिबिटर्स की अगली सीरीज है हमने ईटीसी का सिस्टम पढ़ा था लास्ट टाइम, और जिसमें हमने कितने कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए थे? 4। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स आपका, हाँ यहाँ पे आपका जो था इस वाले भाग में आपका क्या रहता था? आपका एक मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन रहती थी माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, ये वाला जो भाग रहता है इसका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। ठीक है, आईएमसी बोलते हैं इसको, आईएमएस। ठीक है, ये कौन सा भाग रहता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन रहता है। और ये वाला जो क्षेत्र है अंदर वाला, ये आपका मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स वाला भाग होता है। कॉम्प्लेक्स इसमें हमने देखा था कि आपके जो कॉम्प्लेक्स थे वो आपके ऐसे प्रेजेंट थे। ये आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था, इस वाले भाग में आपका कॉम्प्लेक्स सेकेंड था। थोड़ा आगे चलते थे तो आपको कॉम्प्लेक्स थर्ड मिल जाता था, और थोड़ा आगे चलते थे हम तो आपको कॉम्प्लेक्स 4 मिलता था। ये चारों कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब चारों कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने जब पढ़ लिए तो एक कॉम्प्लेक्स हमारा छूट गया था। ये कॉम्प्लेक्स रहता है फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। इसका काम टोटली अलग होता है। इसमें क्या था कि आपका ऐसे ही बना देते हैं, बनाते जाइए साथ में तो आसान हो जाएगा। बनाने का तरीका एकदम कैजुअल रखिएगा, बहुत आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये रहता है। ठीक है, ये आपका फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता था। इसमें आपकी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे इनको बोले हैं अपन ने सी यूनिट्स हैं, ये सी। ठीक है, सी यूनिट्स आपके यहाँ पे रहती हैं। उसके बाद देखिए इन कंपोनेंट में अब ये जो आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है आपका ए।
ए यूनिट, और जो नीचे आया है आपका ब्लैक कलर में ये है आपका बी यूनिट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा यदि हम कलर चेंज करें तो आपको, ठीक है, अपन इनमें ले लेते हैं अल्फा अल्फा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको अल्फा, बीटा, अल्फा और बीटा, ठीक है। ये जो दिखाई दे रही छोटी सी, ये है आपकी डेल्टा। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपकी डेल्टा, ठीक है। और ये जो खंबे जैसा आपको दिखाई दे रहा है बीच में जो कनेक्ट है, ये है गामा। ये है आपका गामा, ठीक है। तो ये जो है आपके दो भागों से ये मिलके बना हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला जो भाग कहलाता है इसका एटीपी का, एटीपी सिंथेस बोलते हैं इसको। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, ये ध्यान रखना। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? फिफ्थ वाला ना, तो यहाँ लिख लीजिए आप फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा ये कहलाता है आपका F0 ना। वास्तव में इसको F0 कहा नहीं जाता है क्योंकि F स्टैंड फॉर द ओलिगोमाइसिन, ठीक है। एक एंटीबायोटिक है जिसके नाम पे दिया गया है। क्यों दिया गया है अभी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। इसके बाद आपने जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, ये कहलाता है, यहाँ से ये कहलाता है F1 ATPase, ठीक है। ये है F0 और ये F1 ATPase। ATPase क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही सिंथेसिस करता है, ठीक है। यही क्या करता है? सिंथेसिस का प्रक्रिया को संपन्न कराता है, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई इसमें स्ट्रक्चर में आपके। अब हाँ, इसमें आप चीज़ें याद रखिएगा। इस पे आपको जो यूनिट दी गई हुई हैं, ठीक है, सब यूनिट हैं आपके। तो इसमें आपका एक तो F1 पार्ट है और F0 पार्ट है। तो यहाँ पे F0 पार्ट में आपका, ठीक है, 1A यूनिट दिखाई दे रही है आपको, A दिखाई दे रही है, B दिखाई दे रही है। F0 भी B वाला का ही भाग है, नीचे आकर अटैच हुआ है ये, ठीक है। तो एक यूनिट जो दिखाई दे रही है आपको, A सब यूनिट की है, सब यूनिट की। किसका पार्ट? F0 वाला बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसमें दो आपको किसकी दिखाई दे रही हैं? आपकी B सब यूनिट की हैं, ठीक है। 2 इसमें B सब यूनिट की हैं, यहाँ बनी नहीं है, ध्यान रखना। 2 B सब यूनिट की रहेंगी। और जो आपको C दिखाई दे रही हैं, ये लगभग 9 to 12 यानी 12 C सब यूनिट की ना। ये स्ट्रक्चर है आपका F0 पार्ट का, ठीक है। इसके बाद यदि अब बात करेंगे F1 पार्ट में, ठीक है। F1 पार्ट में देखिए आपके पास कितनी यूनिट हैं? एक तो अल्फ़ा अल्फ़ा वाली हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा वाली जो सब यूनिट होती हैं 3 हैं। यहाँ पे पीछे साइड का और हिस्सा है ऐसा, तो यहाँ पे
डायमेंशन के कारण दिखाई नहीं देता, पूरा घेर के बना हुआ है। ठीक है, तो F1 में आपको अल्फा की कितनी है, 3 है अल्फा की यूनिट। ठीक है, बीटा की भी कितनी है आपकी, 3 आपकी बीटा की हैं, 3 अल्फा की हैं और 3 आपके बीटा की। इसके बाद आपको दिखाई देती 1 यूनिट आपको किसकी दिखाई देती है, आपको गामा की दिखाई देती है। ठीक है, और 1 यूनिट आपको डेल्टा की दिखाई देती है और 1 यूनिट आपको एप्सिलॉन की दिखाई देती है। ठीक है, एप्सिलॉन और डेल्टा हम आपको डायग्राम दिखाएंगे, यहाँ से दिख नहीं रहा है तो डायग्राम आप यूनिट को देख लेंगे, इंपोर्ट कर देंगे डायग्राम तो आसान रहेगा। ठीक है, तो डेल्टा तो आपको दिख रहा है ना, और इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको गामा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, गामा भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए इसमें से कुछ यूनिट इतनी इम्पोर्टेंट हैं जो आपके काम पड़ने वाली हैं, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपके बनेंगे। कौन कौन सी यूनिट हैं जो आपको सीधे काम पड़ेंगी, उसमें से देखिए आपको जो बीटा सब यूनिट दिखाई दे रही हैं ये वाली, ठीक है, और अल्फ़ा सब यूनिट, इनके इम्पोर्टेंट रोल हैं। तो क्या रोल है इनके देख लेते हैं। रोल क्या है, यदि हम बीटा अल्फ़ा सब यूनिट की बात करें, अल्फ़ा सब यूनिट की यदि हम बात करेंगे तो इसका जो रोल है रेगुलेटरी रोल है, रेगुलेट करने वाला है, रेगुलेटरी रोल। ठीक है, IMP पॉइंट है ये। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो बीटा दिखाई दे रही है, बीटा सब यूनिट जो है आपकी, इसका जो रोल है कैटालिटिक रोल है, कैटालाइटिक रोल, या हम कह सकते हैं कि ATP सिंथेसिस का रोल है। ठीक है, दूसरी भाषा में क्या है, ये एक्चुअल सिंथेसिस वाला रोल है। तो ये बहुत ज़्यादा IMP है ना, पूछा जाता है कि इस पूरे कंपोनेंट में कैटालिटिक रोल कौन प्ले करता है, तो आंसर होना चाहिए बीटा सब यूनिट। रेगुलेटरी रोल कौन प्ले करता है, तो आंसर होना चाहिए रेगुलेटरी अल्फा सब यूनिट रोल प्ले करती है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है कि आपको ATP सिंथेसिस करना है। अब थोड़ी सी प्रक्रिया समझा देते हैं, इसका वास्तव में क्या काम है। ठीक है, देखिए अभी हमने तक इसके बारे में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें हमने देखा था कि आपके पास देखिए पहला जो पंप था क्या करता है, ऊपर की तरफ 4H+ को पंप करता है। ये वाला तो कोई पंप नहीं करता प्रोटॉन को, तो ये तो आपका कुछ भी नहीं करता। तीसरे वाला जो भी है आपका कॉम्प्लेक्स, ये भी आपके 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स ले जाके ऊपर पंप करता है, यानी ये मैट्रिक्स से बहुत सारे आपके H+ आयन ऐसे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इनको मैट्रिक्स से ले जाके ऊपर क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। बीच में आप हमने बताए थे कि को एंजाइम Q का साइकिल चलती है। ठीक है, ये को एंजाइम Q है जो कि लिपिड के बायलेयर मेम्ब्रेन में स्पेन करता है, यानी बीच में ही रहता है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी आपके 2 प्रोटॉन को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, 2H+, ये पंप करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ से प्रोटॉन मैट्रिक्स साइड से, ये आपका जो मैट्रिक्स एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ से जब प्रोटॉन पंप होते हैं, और पंप क्यों होते हैं, तो आपको मालूम है कि यहाँ से पंप होने के लिए आपको अच्छे से पढ़ा है आपने कि आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तब जाके ये क्या करते हैं ऐसे। ठीक है, तब जाके ये यहाँ पे साइटोक्रोम C है। ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तब जाके क्या करते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, पंप होते हैं। ये बात आपको अच्छे से मालूम है। यानी आपके 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जब आपके 4 पंप क्या होंगे, प्रोटॉन उस साइड पंप होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की अपनी साइकिल चलती है ऐसे, और यहाँ जाके ये 1 ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और वाटर बना लेते हैं। ये नॉर्मल सी प्रक्रिया आपने पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे काम अब इलेक्ट्रॉन का नहीं रहा, अब यहाँ पे काम क्या रहा, प्रोटॉन वाला। आपने तो इलेक्ट्रॉन के इन्हीबिटर भी देख लिए हैं और आपने ये भी देख लिया किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ये सारे काम आपने कर लिए। अब इस वाले भाग में हम जो देखने वाले इन प्रोटॉन को जो हमने पंप किया है उनका क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपने जो प्रोटॉन यहाँ से पंप करके ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे क्या बनता है, आपका प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन यहाँ पे अधिक होने के कारण क्या बन जाता है, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। अच्छा खासा ग्रेडियंट क्या होता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी, ठीक है। इसी को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी। उस थ्योरी का क्या नाम है वो आप ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि साइंटिस्टों का नाम पूछा जाता है, ठीक है। इस थ्योरी का जो नाम था कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, ठीक है, ध्यान रखना, कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी। इस थ्योरी को दिया गया था कि किस तरीके से प्रोटॉन ऊपर जाते हैं और फ्लो होते हैं, एटीपी सिंथेसिस के माध्यम से आते हैं, ठीक है। और इसको जो देने वाले साइंटिस्ट थे ये इम्पोर्टेंट है, गिवन बाय, इसको आप जरूर याद रखना साइंटिस्ट को, इनका नाम था पीटर मिचेल। पीटर मिचेल क्या थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछा जा सकता है आपसे ना, तो इसको भी आप आईएमपी डाल लीजिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि ईटीसी के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, जब प्रोटॉन ऊपर पंप होते हैं तो आईएमएस वाले रीजन में प्रोटीन मोटिव फोर्स या प्रोटीन ग्रेडियंट डेवलप होता है। ये प्रोटीन ग्रेडियंट क्या होता है, इसका आगे चल के ये जो प्रोटीन पंप होते हैं, यहाँ पे जो प्रोटॉन जाते हैं वो आगे चल के इसके माध्यम से आपके, ठीक है, इसके माध्यम से क्या होते हैं, बैक होते हैं। यानी प्रोटॉन क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, पहले तो यहाँ जाएंगे ए वाले साइड पे, ठीक है, फिर वो सी वाले साइड से होते हुए, इस साइड से होते हैं वो आपके कहाँ आ जाएंगे, इस वाले रोल पे, किस पे, बीटा पे, ठीक है, क्योंकि बीटा जो कैटालिटिक का काम कर रही है तो ये यहाँ से होते हुए, और ये अल्फा जो रेगुलेटरी का काम कर रही है तो ये यहाँ से होते हुए क्या करेंगे, यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद देखिए आप क्या होंगे, H+ यहाँ आएंगे तो यहाँ से ADP का यूज़ करते हुए प्लस एक फॉस्फेट का यूज़ करते हुए क्या बना लेंगे, ATP बना लेंगे, ध्यान रखना। और यदि आप इनको टोटल काउंट करेंगे तो ध्यान रखना 4 और 4 8 और 2 10, यानी आपके पास कितने प्रोटॉन बन रहे हैं, 10H+ आपके यहाँ पे आते हैं। और ये 10H+ जो होते हैं आपके, कितने NADH टूटते हैं यहाँ पे, एक NADH जब आपका ब्रेक होता है NAD+ में, और जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कितने बनते हैं आपके, 10H+ बनते हैं, ध्यान रखना। और ATP की संख्या यदि 10 प्रोटॉन को आपने वहाँ से ऊपर से नीचे भेजा तो 10H+ को करने के लिए लगभग आपके पास ATP बनते हैं अप्रॉक्स 3 ATP ओल्ड डेटा के अनुसार, या आपको मिलते हैं 2.5 ATP, ये आपको दिखाई देते हैं। इस बात को आपको याद रखना, 10 प्रोटॉन कितने ATP बनाते हैं, लगभग आपके 3 ATP बनाएंगे या 2.5 बनाएंगे, ठीक है। और यदि पर ATP निकालना हो, ठीक है, यानी एक ATP के लिए कितने प्रोटॉन बन रहे हैं, तो लगभग आप ध्यान रखना या तो
जनरली डेटा के हिसाब से 4H+ रहते हैं, ठीक। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चन में। तो एटीपी सिंथेसिस का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? आपकी बीटा सब यूनिट कर रही है। यही काम होता है कि आपको जो एनर्जी चाहिए रहती है बॉडी के अंदर, वो एनर्जी आपको यही मिलती है। और इंडिविजुअल रूप से टीसी साइकिल में भी एनर्जी बनती है, क्योंकि वहाँ भी जीटीपी बनता है, एटीपी बनता है। ग्लाइकोलाइसिस में भी आपको इंडिविजुअल रूप से एटीपी बन जाती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एटीपी बन रहा है वो तो वहाँ एनर्जी बन गए, लेकिन जहाँ जहाँ एनएडीएच बना, जिस जिस साइकिल में एनएडीएच बना, चाहे टीसीए साइकिल हो चाहे ग्लाइकोलाइसिस, दोनों जगह एनएडीएच बनता था। अब वो एनएडीएच का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, एनर्जी कहाँ मिलती थी? ये ईटीसी के अंदर मिलती। और आपने ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल में जो एनएडीएच बनाया था वो एनएडी से बना था। इसका मतलब इसका क्या हुआ? रीजनरेशन हुआ। NAD+ का क्या हुआ? यहाँ पे रीजनरेट हुआ। रीजनरेट मतलब कि रॉ मटेरियल इसके यहाँ से प्राप्त होता है और ये NAD आगे चल के वापस बैक जाता है, कहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस के पास बैक जाता है और टीसीए साइकिल के पास बैक जाता है, ताकि वापस से क्या कर सके? NADH बना सके, ये वापस से ग्लाइकोलाइसिस और टीसी में NADH बना सके। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती है। आपने एटीपी सिंथेसिस की चीज़ें देख ली हैं, क्या होती हैं, इसकी यूनिट देख लिया है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा सबयूनिट की थोड़ी सी बात और करेंगे हम, ठीक है। थोड़ी सी बात और हम करेंगे बीटा सबयूनिट की। देखिए, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी और एग्ज़ाम लगा हुआ है ना, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें। जो बीटा सब यूनिट है इसकी, ठीक है, बीटा सब यूनिट जो होती है एग्जिस्ट करती है 3 फॉर्म में, ठीक है। डायग्राम मैं नहीं बता रहा हूँ, आप सीधा आप लिख लीजिए। इसमें एक फॉर्म होता है एल, इसको हम बोलते हैं लूज करना, ठीक है। ये क्या करता है? जब एडीपी से बीटा सब यूनिट क्या होती है? बाइंड होती है, बाइंड टू एडीपी। मतलब एटीपी बनाने के लिए पहले क्या होगी? लूज करेगी, तब जाके तो एडीपी से बाइंड होगा। फिर एक सब चेंजेस और आते हैं इसमें, टाइट वाला। टाइट में क्या होगा कि ये फॉर्म करता है, यानी एटीपी बनाता है, इस फॉर्म में बनाता है, टाइट फॉर्म में, ध्यान रखना। तो ये पूछा जा सकता है कौन से फॉर्म में एटीपी बनती? तो टाइट फॉर्म पे ना एटीपी का सिंथेसिस होता है। और बीटा की एक स्टेज और रहेगी जिसको बोलते हैं ओ मतलब होता है ओपन। इस फॉर्म में चीज़ें क्या हो जाएंगी? रिलीज हो जाएगी एटीपी। इसका मतलब एक समय में पहले एडीपी बीटा सब यूनिट से आके जुड़ेगी, तो क्या होगा? ये लूज फॉर्म में जुड़ेगी, ठीक है। एडीपी जुड़ने के कारण एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ेगा, तो वो स्थिति कैसी हो जाएगी? बीटा सब यूनिट की टाइट स्थिति हो जाएगी। टाइट में क्या होगा? एटीपी का निर्माण हो जाएगा, जिसके लिए हम ये सब प्रोटॉन को नीचे भेज रहे हैं। जब एटीपी बन जाएगी तो बीटा सब यूनिट वापस से फिर किस में आ जाएगी? इसको छोड़ेगी, बीटा सब यूनिट को। बीटा सब यूनिट एटीपी को छोड़ेगी, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं ओपन अवस्था। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, तो किस अवस्था में आपकी एटीपी बनती है? तो ये ध्यान रखना, टाइट वाली अवस्था में ये चीज़ें एटीपी बनती है। इसको मैकेनिज्म को समझाने के लिए ध्यान रखना, बीटा सब यूनिट के जो एग्जिस्ट फॉर्म होती है, इसकी जो मैकेनिज्म होती है, इसको समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई है, बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म। बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म का जो दिया था इसको, ये दिया था पाउल ने, पाउल डी बॉयर, पाउल डी बॉयर, ठीक है, इन्होंने इसको दिया था। तो 2 आपके इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, एक तो कीमोस्टेट थ्योरी किसने दी थी, एक आईएमपी वाला भाग ये है और दूसरा ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं
इन साइंटिस्टों, क्योंकि लगभग 4 या 5 साइंटिस्टों के नाम आपको सेट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इनके नाम ज़रूर पता हो। हम हालांकि सब्जेक्ट वाइज आपको लिखा देंगे, एक दिन साइंटिस्टों की ही अपन क्लास रख लेंगे, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। चलिए, इतनी बात आपकी हो गई, आपने स्ट्रक्चर उसका समझ लिया है, कैटालिटिक रोल कौन प्ले करता है ये भी आपने देख लिया है, ठीक है। पार्ट वाला पार्ट 1 जो होता है आपका F0 वाला पार्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि F10 वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ मेम्ब्रेन में होता है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। F0 वाला पार्ट जो होता है वो कहाँ होता है, मेम्ब्रेन में धंसा होता है, और F1 वाला पार्ट जो होता है मैट्रिक्स साइट होता है, ठीक है। इतनी बात आपको पता है ये चीज़ें। F1 वाले पार्ट में कैटालिटिक रोल प्ले होता है, ये बात भी आप अच्छे से समझ गए, अलग से लिखाने की जरूरत नहीं, डायग्राम ही आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। एटीपी का कैलकुलेशन भी बता दिया आपको, प्रोटॉन के हिसाब से कितने प्रोटॉन रहते हैं, 4 प्रोटॉन एक प्रोटीन एक एटीपी को बनाता है, और इस हिसाब से 10 प्रोटॉन जो होते हैं आपके 3 एटीपी या लगभग 2.5 एटी को जनरेट करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, हमने इनहिबिटर्स आपके चारों पढ़ लिए थे, अब इसके भी इनहिबिटर होते हैं, उनके इनहिबिटर को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताइए कि FeDH2 की बात आ जाए तो आप कितने प्रोटॉन बनाएंगे, कोई बता सकता है क्या, यदि बात इस कॉम्प्लेक्स किया जाए FeDH2 से FAD प्लस आपका बनता है टूट के, तो कितने प्रोटॉन बनना चाहिए। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को आप हम नहीं गिन रहे हैं, रानी मैडम। तीन प्रोटॉन सर। अरे ध्यान से देखिए पहले उसको ऊपर को सर कहाँ पे, ये जो हमने बोला कि आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स हैं, चारों कॉम्प्लेक्स मिला के आप कितने प्रोटॉन रिलीज करते हैं टोटल, 10। यदि मैं आपको कहूं कि पहला वाला कॉम्प्लेक्स भाग नहीं ले रहा है, यानी टूट कौन रहा है, FAD, यानी सेकंड कॉम्प्लेक्स वाला टूट रहा है, तो कितने प्रोटॉन जनरेट करेगा ये, 8, कैसे, 6 6 करेगा। तो FADH2 जो टूटेगा, यानी सेकंड कॉम्प्लेक्स इसको रिप्रेजेंट करता है FADH2 को ना, सक्सेनेट से फ्यूमरेट बनने के लिए क्या है आपका FADH2। तो FADH2 ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो आप प्रोटॉन कैलकुलेशन ऊपर जो लिखा है इसको वापस लिख लीजिए ताकि आप भूलें नहीं इसको, ठीक है। प्रोटॉन का कैलकुलेशन वापस आप लिख लीजिए, ठीक है। प्रोटॉन को कैलकुलेशन में हमने देखा कि आपके पास NADH जो था, ठीक है, NADH आपके कितने प्रोटॉन देते हैं, एक NADH के मॉलिक्यूल आपको लगभग 10H+ देते हैं, ठीक है, 10H+ आपको मिलते हैं। अब 10H+ आपको कितने वो मॉलिक्यूल बनाते हैं ये 10H+, 10H+ आपको यहाँ लिख लीजिए, 10H+ आपके लगभग 3 ATP बनाते हैं, ठीक है, 3 या 2.5। तो एक ATP बनने के लिए लगभग कितने प्रोटॉन लगते हैं आपके पास, 4। कितने लगते हैं, 4H+ लगते हैं। कैसे लगते हैं, देखिए इसमें 3 जो रहेंगे आपके 3H+ जो होते हैं, ये रोटेशन, ये मतलब जो साइकिल चलती है ना इसकी रोटेट होती है, ये क्या होता है, इसमें रोटेशन होता है, ठीक है। तो रोटेशन में क्या होते हैं, इसमें रोटेशन के लिए लगते हैं 3H+, रोटेशन के लिए लगते हैं। और एक जो रहता है आपका जो फॉस्फेट ग्रुप आप ट्रांसफर करते हो, मतलब ATP से क्या बनाते हो, ADP से आप क्या बनाते हो, PI का उपयोग करके क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। तो एक फॉस्फेट ग्रुप के लिए भी एक H लगता है, तो ऐसे इसमें आपको 4 प्रोटॉन लगते हैं, ठीक है, एक H+ फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इतना नहीं पूछा जाएगा डिटेल से ना, बस आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिए, बस इतना कैलकुलेशन याद रखिए, 4 ATP।
ठीक है। और यदि आप एक FADH2 की बात करेंगे तो कितना रह हो जाएगा, ये 4 कम जाएंगे पहले पंप में। ठीक है, ऊपर पहला जो पंप चल रहा था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भाई आप किसकी बात करें, इसको आप माइनस कर दीजिए तो कितने बच जाएंगे, 4 और 2 6, 6 ही हो रहे हैं ना, तो 10 की जगह कितने हो जाएंगे, 6। तो अपन कैलकुलेट करते हैं ना कि यार एक FADH2 से आपके एक NADH से 3 ATP के मोलिक्यूल देते हैं, या अपन बोलते हैं वो ऐसे बनते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना प्रोटॉन के संदर्भ में। एक FADH2 आपको 2 देते हैं बोलते हो आप, तो कितने होगा ये 6 H+। ठीक है, 4 के हिसाब से यदि आप नए डेटा के हिसाब से, ये न्यू डेटा के हिसाब से 2.5 आता है, और 6 प्रोटॉन आपके कितने बनाएंगे, आपके कितने ATP बनाएंगे, आपके 2 ATP यही बनाते हैं। एक FADH2 कितने बनाता है, हेलो रानी मैडम, जी सर। ना 2 ATP या 1.5 ATP, ये कैलकुलेशन आप याद रखिए। ठीक है, अब देखिए एक दो बातें और हम बता दें, इसमें से कुछ चीज़ें और हैं, यूनिट के बाद थोड़ी सी और करें, कुछ चीज़ें और न छूट जाएं। अल्फ़ा बीटा का आपने रोल लिख लिया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप डेल्टा के बारे में भी ज़रूर लिखिए। यहाँ पे जो डेल्टा आप दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए स्ट्रक्चर पे, ठीक है, ये डेल्टा दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो डेल्टा है आपका, ये काम करता है स्टार्टर की तरह। किसके तरह से काम करता है, ये स्टार्टर की तरह। ठीक है, डेल्टा एक्ट एज अ स्टार्टर। ठीक है, और बीटा सब यूनिट से क्या रहता है, ये अटैच रहता है। ठीक है, अटैच टू बीटा सब यूनिट। एक काम हो गया, एक काम और आप लिख लीजिए, आपके पास एक एप्सिलॉन और एक गामा है। ये आपको जो गामा दिखाई दे रहा है, ये गामा का काम जो है, कैसे काम, रोटर की तरह है। ये बीच में ये क्या होता है, घूमते रहता है, ये दिख रहा है, ये गामा किसकी तरह काम करता है, ये रोटर की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए गामा, और यहीं पे एक एप्सिलॉन और होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, एक्ट एज अ रोटर। ठीक है, रोटेट करने वाले रोटर की तरह क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, तो इतना भाग इसका यहाँ से यूनिट के बारे में लिखा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला जो भाग आप जो दिखाई दे रहा है, ये आपके सब यूनिट के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबको आपको अलग अलग रखना है। बीटा सब यूनिट का जो फॉर्म है आपके 3, उस पर आपको मिलता है। ठीक है, और ये आपका प्रोटॉन कैलकुलेशन। ये आपका प्रोटॉन का कैलकुलेशन हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इन्हीबिटर की तरफ चलते हैं, जो ज़्यादा पहले हमको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से आपका इन्हीबिटर वहाँ काम किए थे एटीपी सिंथेसिस में, यहाँ भी कुछ इन्हीबिटर काम करते हैं। अब ये बताइए, इन्हीबिटर में ऊपर ही लिख दूँ ज़्यादा अच्छे रहेंगे, आपको याद रहेंगे ना, डायग्राम पे ही क्या कर देते तो बना देता हूँ। तो थोड़ा सा अपन इस साइड जाके थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। देखिए सीधा सीधा इन्हीबिटर है। अब देखिए ऊपर जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले, ये आपका F0 वाला पार्ट है ना, ये आपको पता है ये। तो F0 वाले भाग में आपका जो इन्हीबिटर काम करता है, ठीक है, ये F0 वाले भाग में, या समझ में आ जाएगा। यहाँ पे F0 को यहाँ भी लिख देता हूँ ना मैं। ठीक है,
इसको समझ लेना, थोड़ा सा जगह नहीं है, ठीक है। इसको ब्लॉक करने के लिए, F0 को ब्लॉक करने के लिए जो इन्हिबिटर होता है वो रहता है ओलिगोमाइसिन, ठीक है। और एक और भाग है आपका वेंटुरिसिडिन, ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी सिंथेसिस होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, सेम ही है, स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के एटीपी सिंथेसिस में F0 के साथ साथ CF0 भी आपको मिल जाता है, ठीक है। F0 के साथ साथ क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपका CF0 आपका किस में मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। तो वेंटुसिडिन जो है आपका ब्लॉक करने वाला है, F0 साइड ब्लॉक करने वाला है, ये करता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये दो जगह आपका ये ब्लॉक करता है। अब उसके बाद देखिए आपके पास H+ फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, सब जगह आपने देखें कि H+ क्या होते हैं, यहाँ से फ्लो होते हैं ये, ठीक है। तो प्रोटॉन H+ मतलब आपके प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को ब्लॉक करने के लिए, फ्लो को ब्लॉक करने के लिए आपके पास कुछ इन्हिबिटर और होते हैं, ठीक है। इन इन्हिबिटर का काम है DCCD, ठीक है, इसका नाम है DCCD, ठीक है। आगे हम इसके बारे में लिखाएंगे तो वहाँ आप उसका फुल फॉर्म लिख लेना, ब्लॉक प्रोटॉन फ्लो, ठीक है, ब्लॉक प्रोटॉन फ्लो थ्रो ठीक है F0 एंड CF0। देखो CF0 का मतलब है ये जो आपकी C यूनिट है और F0 मतलब, तो ये आपके जो क्लोरोप्लास्ट का एटीपी सिंथेसिस होता है वहाँ यूज़ होता है, तो दोनों जगह इसका वो है। अब आपके पास एक यूनिट और दिखाई दे रही है, ये यूनिट आपकी इस साइड जो है आपकी, ठीक है, ये यूनिट आपकी इस साइड है, क्या है F1 यूनिट है आपकी ये वाली, ठीक है। F1 यूनिट को या F1 ATPase, ठीक है, सेम चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो इस साइड है उस साइड में लिख रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो F1 को जो ब्लॉक करने वाला इन्हिबिटर है आपका, ठीक है, F1 को जो ब्लॉक करने वाला है, F1 ATPase को जो ब्लॉक करने वाला है, इसका नाम ऑरोवर्टिन, ठीक है, ऑरोवर्टिन। ये आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इनको, ठीक है। ऑरोवर्टिन आपकी एक इन्हिबिटर ये है। अब ओलिगोमाइसिन आपने लिखे, तो ध्यान रखना जो ओलिगोमाइसिन है ये आपका इसी के नाम पे जो F0 दिया हुआ है ना, इसी के नाम पे दिया हुआ ओलिगोमाइसिन के। तो ओलिगोमाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है ये, ठीक है, एंटीबायोटिक है और एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, ठीक है, ब्लॉक एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक करेगी, ये सारे के सारे एटीपी सिंथेसिस को ही ब्लॉक कर रहा है ना, ब्लॉक, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस इनहिबिट कर लीजिए, ब्लॉक नहीं करिए, एटीपी सिंथेसिस इनहिबिट बाय, ठीक है, बाय ब्लॉकिंग ऑफ F0। F0 को ब्लॉक करके एटीपी सिंथेसिस को क्या करती है, इनहिबिट करती है। इतना काम है ओलिगोमाइसिन का, एंटीबायोटिक है, और ये जर्मन शब्द था एंटीबायोटिक का, ओलिगो मतलब तो उसका नाम से ही अपन ने यहाँ पे F0, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, मतलब जीरो को ना हम जीरो बोलते हैं ना नॉट बोलते हैं,
बस अभी समझने के पर्पज से हमें F0 उसका यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इन्वर्टर इतना समझ में आ गया आपको, सभी को आ गए इन्वर्टर समझ में। अब थोड़ा सा मैं एक अलग और इन्वर्टर आपको लिखा देता हूँ नीचे, 2-4 बातें इसके इन्वर्टर के बारे में। देखिए, पहला था आपका ओलिगोमाइसिन। ठीक है, ओलिगोमाइसिन का एक एंटीबायोटिक है, इट इज एंटीबायोटिक। ठीक है, इसका उपयोग हम एंड यूज एज अ एंटी फंगल के रूप में करते हैं, एंटी फंगल एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसने क्या किया, इट इनहिबिट ATP synthesis by blocking F0। ठीक है, ये बात ओलिगोमाइसिन के बारे में थी। अब हमने ऊपर लिखा था एक इन्हिबिटर और लिखा था जिसका नाम था DCCD। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है डाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड। ठीक है, डाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड, इसका पूरा नाम। जनरली एग्जाम में ध्यान रखना, ये DCD कर करके ही आएगा, ये नहीं पूछा जाता पूरा नाम कभी भी। ठीक है, ये क्या काम करती है, देखिए ये क्या काम करती, इट इनहिबिट ATP सिंथेसिस, ठीक बात है। साथ साथ में ध्यान रखना, इट लीड ऑल्सो inhibition of electron flow, inhibition of electron flow। मतलब कि यदि आपने प्रोटॉन का फ्लो रोक दिया है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी रुकेगा। क्यों रुकेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके वो तभी आगे मूव करते हैं जब आगे के जो इलेक्ट्रॉन है वो पास आउट हो चुके होते हैं। जाहिर सी बात है जब आपने प्रोटॉन के फ्लो को ही रोका है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी क्या होगा, बाधित होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इनहिबिट इलेक्ट्रॉन फ्लो, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो क्या होगा, डिक्रीज O2 का कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा कंजप्शन डिक्रीज, क्योंकि जो कंज्यूम करने वाली ऑक्सीजन थी, इलेक्ट्रॉन ने फ्लो होके कहाँ जा रहे थे आपके बताइए, ऑक्सीजन के पास जा रहे थे। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते कहाँ जाते हैं, अल्टीमेटली आपको ऑक्सीजन के पास जाते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो ऑक्सीजन का कंजप्शन भी जाहिर सी बात रुकेगा ना, क्योंकि कंज्यूम हम कहाँ करते, जब ऑक्सीजन ज़्यादा बनती तभी तो हम कंज्यूम करते थे। तो इसका कंजप्शन भी कैसा हो जाएगा, कम बनेगी ऑक्सीजन तो इसका कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक बात और आप साथ में रखिए। ठीक है,
चाहे ओलिगोमाइसिन हो या आपके पास DCCD हो, ठीक है, दोनों के दोनों ही एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस एनी हाउ कंडीशन में, चाहे इलेक्ट्रॉन फ्लो तब भी आपके कम होंगे, ठीक है, और चाहे प्रोटॉन का आप फ्लो रोकेंगे तब भी एटीपी सिंथेसिस पे ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो दो इनहिबिटर ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैंने ऊपर जो लिखाए हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी चीज़ें आपसे बन जाएंगी ना। ये अभी आपको वेंट्रोसिडियन वगैरह भी बन जाएगा, DCCD वगैरह भी बन जाएगा, इनको बस आपको थोड़ा सा देखना है, एक बार देखना है ना। और ऑरोवर्टिन जो होता है वो F1 को ब्लॉक करता है, सिर्फ इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। 4 ठो इनहिबिटर है, वो सीधे ही सीधे आपको बन जाएंगे, ठीक है। इतना आ गया सभी क्वेश्चन में। एक छोटा सा टॉपिक और है, मैं पहले उसको पढ़ा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन लेंगे आप लोगों के, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक और है। सर ये प्लांट और एनिमल वाले दोनों में सेम रहेगा ना? कौन सा? ये नहीं फिफ्थ नहीं, वाला कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ वाला कॉम्प्लेक्स सेम रहता है, थोड़ा सा अंतर है, इनहिबिटर को लेकर थोड़ा सा अंतर है। एक हम लिखा दिए क्लोरोप्लास्ट का, सिर्फ वहाँ पे C0 के जैसा CFT रहता है, बाकी सेम काम करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता। इनहिबिटर थोड़े से अलग हैं, जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो उस समय हम उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे और इन दोनों के बीच का अंतर भी देख लेंगे, ठीक है। इसके जो कुछ प्लांट के इनहिबिटर थे वो मैंने आपको इस पर लिखा दिए हैं। बाकी जो CF0 जो वाला है वो आपका प्लांट का जो वो है एटीपी सिंथेसिस का उसका है वो, तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसमें ऑलमोस्ट 90-98% सेम चीज़ें हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए, एक टॉपिक और आया है ये जिसका नाम है अनकपलिंग एजेंट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्वेश्चन बहुत पूछते हैं यहाँ से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। इसका नाम है अनकपलिंग एजेंट, ठीक है। इसकी मीनिंग समझ लें तो पूरा ये बहुत आसान हो जाएगा। देखिए किस तरीके से समझते हैं इसकी मीनिंग को अपन। आपको फिर वापस से कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेंगी और बहुत आसान चीज़ों में ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए, एक आपकी मेम्ब्रेन ये रहती है और दूसरी मेम्ब्रेन आदि आप इसको थोड़ा सा बेंड करते हैं, ये हो गई। ठीक है, ऐसे आप बना लीजिए। यहाँ हमने बनाया था पहला कॉम्प्लेक्स, यहाँ था हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ था हमारा तीसरा कॉम्प्लेक्स, चौथा, इसको मैं ऐसा बना देता हूँ ना, ये आपका पांचवा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। अनकपलिंग का मतलब क्या होता है वो समझिए। अब यहाँ पे
आपने देखा था कि आपके प्रोटॉन जो हो रहे हैं ये पंप कर रहे थे आपके 4 प्रोटॉन ऊपर साइड पंप करते थे। ये आपका कुछ भी नहीं कर रहा था, 0। ठीक है, इसने भी क्या किया, आपके 4 पंप किए ऊपर साइड, और इसने आपके 2 किए, 2 प्रोटॉन को इसने भी क्या कर दिया, पंप कर दिया। नीचे वाला हिस्सा आपको मैट्रिक्स था, ऊपर हमने अभी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और ये जो कहलाता है जहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट अच्छी खासी मात्रा में बन जाता है, तो इस वाले क्षेत्र को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, IMS हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। अब देखो सामान्य प्रक्रिया में मेरे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन अच्छी खासी हो जाएगी जब यहाँ से क्या होंगे, प्रोटॉन क्या होंगे, फ्लो करके ऊपर ऊपर पहुँचाए जाएंगे। और ये प्रोटॉन को क्यों पहुँचाया जा रहा है, ताकि ये प्रोटॉन जो 10 H+ आपने बनाए हैं इसको आप क्या कर सकें, इसके माध्यम से क्या बना सकें, ADP मिलके ATP बना सके। इसलिए आपने इसको भेजा ऊपर, भेजा है, इसलिए प्रोटॉन को आपने क्या करा, ऊपर भेजा है। ठीक है, और पंप के माध्यम से भेजा है, पंप करते हुए भेजा है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ इन्हिबिटर लग गए। क्या लगे, यहाँ पे कुछ इन्हिबिटर लग गए। अब इन्हिबिटर लगने के कारण आपका जो सिंथेसिस होना था वो आपका नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ आपके केमिकल ऐसे पाए जाते हैं जो कि आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके मैं कुछ शेप बना देता हूँ, इनके अलग अलग कलर से। ठीक है, ये आपका एक शेप का एक अनकपलिंग एजेंट हो गया। ठीक है, दूसरी शेप से मैं ऐसा बना देता हूँ, और एक तीसरी शेप जो है इससे मैं आपको ऐसे बना। 3 कलर के आपके एजेंट हैं, इनको बोल रहे हैं केमिकल हैं ये। ठीक है, ये जो केमिकल हैं आपके, ठीक है, इनको क्या बोल रहे हैं अपन, अनकपलिंग। ठीक है, तीनों को। क्या है, अनकपलिंग एजेंट, अनकपलिंग एजेंट। ठीक है, और ये क्या होते हैं, केमिकल होते हैं एक प्रकार के। ठीक है, इन अनकपलिंग एजेंट का देखिए नेचर भी होता है। क्या नेचर होता है इनका, नेचर देखिए। पहली बात तो इनका आप नेचर लिखिए, क्या नेचर के होते हैं ये। नेचर की यदि आप बात करें तो ये वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, एसिड का मतलब इनके पास H+ अच्छी खासी मात्रा में, H+ आपके हैं, मतलब अच्छी खासी मात्रा में स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। उसके बाद इसके पास होती है हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। क्या होती है, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी का अर्थ किसी को मालूम क्या होता है? सर मतलब ये वो होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो पानी से डरते हैं, मतलब हाँ, लेकिन विरोधी होते हैं उसके। पानी के विरोधी होते हैं, लेकिन किसके लवरिंग होते हैं ये, फैट सॉल्युबल। फैट सोल्यूबल होते हैं। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, और लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लिपिड की तो बाइलेयर होती है ना। तो सर ये अनकपलिंग तो मतलब एटीपी रुकिए को। रुकिए 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 रुकिए, शांति रखिए, आ जाएगा समझ में, थोड़ा सा शांति रखिए। ठीक है, हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, तो आपको हाइड्रोफोबिक का मतलब पता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं पानी से दूर भागते हैं। ठीक है,
हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है? हाइड्रो मतलब पानी और फोबिक मतलब फोबिया, पानी से क्या होना, दूर भागना, ठीक है। और लिपिड के क्या होते हैं? लिपिड के लवरिंग होते हैं, मतलब लिपिड से आसानी से ये घुल मिल जाते हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये आसानी से मेम्ब्रेन से क्या कर सकते हैं, पार कर जाते हैं। यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से पार करते हुए ये अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? यहाँ से पार करते हुए क्या होते हैं, ये अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और फ्रीली डिफ्यूज होते हैं बहुत आसानी से। अभी कुछ मत पूछना। नहीं, कहाँ से पार हो दिख नहीं रहा सर। मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन के बीचों बीच डिफ्यूज हो जाते हैं, फ्रीली डिफ्यूज, ठीक है। ये आसानी से क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहा है, मेम्ब्रेन से इस पार उस पार जा सक रहे हैं। ये दिख रहा है ये मेम्ब्रेन, ठीक है। इस मेम्ब्रेन से क्या हो गए, पार हो गए। और पार होके कहाँ आ गए, ये मैट्रिक्स में आ जाते हैं। यही इनकी खास बात है, यही इनकी क्या है, खास बात है कि ये मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होके क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं। अब ये अंदर आ गए। अब देखिए आपने एटीपी सिंथेसिस को क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस को आपने ब्लॉक कर रखा है। और आपने कहा कि आपके पास ऐसे अनकपलिंग एजेंट हैं जो आसानी से मेम्ब्रेन के पार होके आपके मैट्रिक्स में आ जाते हैं। अनकपलिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है, देखिए कि जो आपके पास चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना और प्रोटॉन का फ्लो होना, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना और प्रोटॉन को एटीपी के माध्यम से, जो नॉर्मल साइकिल है, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं और साथ साथ में प्रोटॉन भी फ्लो होते हैं और प्रोटॉन निकल के एटीपी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी कपल्ड तरीके से रिएक्शन करती हैं, मतलब अकेली नहीं चलती। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो प्रोटॉन भी ऊपर साइड पंप कर दिए जाएंगे, मतलब कैसी कपल्ड रिएक्शन होती है, जुड़ी हुई रिएक्शन है ये। इलेक्ट्रॉन फ्लो और प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनना, ये दोनों कैसे हैं, कपल्ड रिएक्शन, जुड़ी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी तो ऊपर जाके क्या बनता है, ग्रेडियंट बनता है। ये ग्रेडियंट आपका बन गया ऊपर, समझ में आ रहा है, ये ग्रेडियंट बन गया इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण, लेकिन आपने एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक कर रखा है। तो क्या होते हैं, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं, देखिए जिसको हमने बोला अनकपलिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, जो अनकपलिंग उसको तोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकते नहीं है। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है आपका वो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन फ्लो जो जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलेगा, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये जो वहाँ पे आपके पास H+ वगैरह जो ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन में ग्रेडियंट बना हुआ है, ये इसको क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। किसको ले आएंगे नीचे, इनको ग्रेडियंट को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। क्यों ले आएंगे, क्योंकि ये कैसे होते हैं, बताइए मैडम कैसे होते हैं, ठीक है। ये H+ को कैरी करके लेके आते हैं, H+ को क्या करके कैरी करके लाते हैं ऊपर, क्योंकि ग्रेडियंट बना हुआ, ये रास्ता ब्लॉक है। तो अनकपलिंग के एजेंट बीज के माध्यम से होते हुए H+ को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे सबको। जितने अनकपलिंग एजेंट ऊपर से सीधे आएंगे सब H लेके आएंगे। तो धीरे 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 क्या होगा, जो प्रोटॉन जो होगा मैट्रिक्स के अंदर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, ये इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसमें, मैट्रिक्स के अंदर। और जो ग्रेडियंट है इसका, ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट इसका ऊपर ख़त्म हो जाएगा। यानी जो ग्रेडियंट बनाते H+ ज़्यादा थे वो H+ क्या हो गए, अब इसमें कम होने लगे। तो इसको बोलते हैं डिसिपेटिंग हो जाना, ग्रेडियंट का टूट जाना। ग्रेडियंट का क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं डिसिपेटिंग, ठीक है। डिसिपेटिंग ग्रेडियंट।
आपका ऊपर जो प्रोटॉन बने होते, यदि मान चलो आपके पास 20 H+ थे और आपने 10 तो इसके माध्यम से ही ले आए, आपने जो अनकपलिंग एजेंट थे 10 इनने वहाँ से यहाँ ले आए, तो जाहिर सी बात जो ग्रेडियंट बना था प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए, वो ग्रेडियंट अब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन इन्होंने ध्यान रखना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन फ्लो को नहीं रोका, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन फ्लो चल रहा था वो इलेक्ट्रॉन फ्लो जैसा था वैसा ही चलता रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं ये H+ आयन को क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं। मतलब सिंपल सा मीनिंग है ना, इनहिबिशन के बाद भी H+ आयन का और इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहेगा, इधर हाँ हाइड्रोजन बढ़ेगा तो उधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बैलेंस करने के लिए बढ़ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, ATC को चलने देते हैं, ठीक है, लेकिन ATP सिंथेसिस को रोक देते हैं, ठीक है। क्यों ATP सिंथेसिस रुक जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ATP सिंथेसिस क्यों रुक जाएगी, क्योंकि H+ यहाँ पे आपके नीचे वापस ला दिए गए हैं, कपलिंग टूट गई है। ATP सिंथेसिस जो होती है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ चलती थी, लेकिन अब यहाँ ने एक को चलने दिया, एक को क्या हो गया, बंद कर दिया, ठीक है। इसलिए इनको क्या कर दिया, कपल में क्या चीज़ें चल रही थी, कपल में आपकी देखिए ETC प्लस ATP सिंथेसिस दोनों हो रहे थे इस प्रक्रिया में, नॉर्मल प्रक्रिया में। लेकिन कपलिंग जैसे अनकपलिंग जैसे ही आए, अनकपलिंग इसीलिए कह रहे हैं कि इनको ये तोड़ देंगे, इस प्रक्रिया के जो साथ में चल रही है इनको ये तोड़ देंगे। ETC को तो चलने देंगे लेकिन इसको क्या कर देंगे, ये ब्लॉक कर देंगे, इसको ATP सिंथेसिस को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आपने ग्रेडियंट के तोड़ दिया ना, ऊपर का जो ग्रेडियंट बना है वो क्या कर दिया आपने, तोड़ दिया इन्हीं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अनकपलिंग बोलते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देखिए। सर एटीपी को ब्लॉक करते हैं कि कम कर देते हैं? नहीं, ATP सिंथेसिस को ही रोकते हैं, कहाँ से ब्लॉक कम करेंगे, ATP सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब देखिए पर्याप्त रूप से ग्रेडियंट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ से ऑलरेडी इन्हिबिटर भी लगे हुए हैं, ठीक है। इन्हिबिटर खैर अलग बात है, अनकपलिंग के दौरान सारा ग्रेडियंट इनका ख़त्म हो जाएगा तो ATP बनना बंद हो जाती है, ग्रेडियंट के कारण ही ATP बनती है। अब जैसे देखिए, मान चलो आपके पास 10H+ थे जो कि एक NADH से आपका बनता था, ठीक है, 10H+ आपके एक NADH से बनते थे। यदि मान चलो 10H की जगह आपने क्या कर दिया, NADH से टूटने वाले थे, इसकी संख्या आपने 7 कर दी या 8 कर दी, तो आप बताइए 8 प्रोटॉन एक ATP बनाने, मतलब ATP बनाने में कितने सक्षम होंगे, या 3 ATP लगभग बनती थी इनकी, और आपने इनकी संख्या कम कर दी। तो जो ग्रेडियंट होता है, देखिए ये सब क्या, ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, इनको ग्रेडियंट चाहिए रहती है, या फ्लो होने के लिए, इसको सिस्टम को चलाने के लिए एक प्रेशर चाहिए रहता है इनका। वो ग्रेडियंट यदि टूटता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से मूव नहीं करेंगे ये, तो ग्रेडियंट का बनाना ज़रूरी होता है। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें और हैं जो इसके फैक्ट आते, पहले तो आप एग्जाम्पल समझ लीजिए इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो इनके एग्जाम्पल में ध्यान रखना, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 इम्पोर्टेंट है ना, डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं DNP। DNP इसको कहते हैं पहला। दूसरा है डाइकोमेरॉल, डाइकोमेरॉल। कार्बोनाइल साइनाइड, कार्बोनाइल साइनाइड, ठीक है। चौथा है आपका, ये आपका प्लांट में काम करता है, FCCP, ठीक है, इनको आपको याद रखना। प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था जो वो ख़त्म हो गया, क्या काम हुआ, अल्टीमेट परिणाम क्या, रिजल्ट क्या निकला अनकपलिंग का, ठीक है।
destroy the proton gradient। ऊपर जो IMS वाले क्षेत्र में क्या बनता है, IMS वाले क्षेत्र में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता था उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है अनकपलिंग, क्योंकि सारा H+ को नीचे ले आएंगे ना। दूसरा ATP सिंथेसिस नॉट फॉर्म, ये ध्यान रखना, ATP का संश्लेषण नहीं होता है, ATP सिंथेसिस नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, ATP का संश्लेषण नहीं, ठीक है। ETC रन कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। चौथी एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, एनर्जी जो रिलीज होती है एज अ हीट के रूप में यूज होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज एज अ हीट, ठीक है। चारों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। O2 कंजप्शन जो होता है, O2 का कंजप्शन यानी खपत, इसको क्या बोलते हैं, खपत बोलते हैं ना। O2 कंजप्शन जो होती है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक, यानी बढ़ जाना। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ NADH भी बढ़ जाता है, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ NADH भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, सारे के सारे क्वेश्चन इसके अराउंड घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको वेरी IMP में डालना है आपने। ये परिणाम जो होता है अनकपलिंग एजेंट का, वो परिणाम ये निकल के आता है। कई बार पूछा जा चुका है नेट में, सब कहीं आपके ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये भी पूछा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। एनर्जी एज ए रीट, तीनों को तीनों स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। समझ में आई चीज़ें, अनकपलिंग एजेंट क्या होते हैं? जी सर। आ गए ना। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ तो आप क्वेश्चन ले लीजिए ना।